वेलकम बैक। मेयर होल्ट के लेक्चर सीरीज 6 में आपका स्वागत है। पिछले 5 कक्षाओं में हमने मेयर होल्ट के जीवन परिचय के बारे में जानते हुए, उनके कृतित्व के बारे में जानते हुए, उनके जो 33 साल के लिखे हुए और बोले हुए अलग अलग जगहों पर छिटपुट रूप में, कुछ आर्टिकल के रूप में, कुछ आलेख के रूप में, कुछ स्पीच के रूप में, कुछ स्टेटमेंट के रूप में जो उनके वक्तव्य थे, उसके सहारे उनके कृतित्व को, उनके रचनात्मकता को, उसके बिंदुवार समझने की कोशिश की। और पिछली 2 कक्षा से हम लोग उनका जो विश्व प्रसिद्ध अवधारणा है बायोमैकेनिक्स, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कक्षा में बायोमैकेनिक्स पर हमने चर्चा की और आज उसी को जारी रखते हुए हम पिछली कक्षा में हमने बायोमैकेनिक्स पर किन किन तरह के प्रभाव थे, किस किस प्रभाव के सम्मिश्रण से, संश्लेषण से, किस किस प्रभाव के मिलने से बायोमैकेनिक्स का निर्माण हुआ था, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसके थ्योरी और टेक्निक्स को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। प्रायः ये एक गलत अवधारणा है कि मेयर होल्ट जो थे वो स्टेनिस्लावस्की के ठीक विपरीत थे, विलोम थे, एंटीथीसिस के रूप में। जो स्टेनिस्लावस्की के एंटीथीसिस के रूप में जो लोग मेयर होल्ट को देखते हैं वो सही नहीं है। मेरी दृष्टि में सही यह है कि मेयर होल्ट ने मॉस्को आर्ट थिएटर को, ठीक है कि उन्होंने 1902 में छोड़ा और उसके छोड़ने के पीछे उनका अपना आर्टिस्टिक कारण था, उनका कलात्मक विरोध था स्टेनिस्लावस्की के साथ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि स्टेनिस्लावस्की से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं लिया, ऐसी बात नहीं है। मेयर होल्ट और स्टेनिस्लावस्की एक दूसरे का जीवन पर्यंत सम्मान करते रहे, जिस पर हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। एक दूसरे के कलात्मक प्रयासों की प्रशंसा भी करते रहे और जीवन पर्यंत सम्मान भी करते रहे। अब मेयर होल्ट स्टेनिस्लावस्की के साथ रहकर सीखते हैं कि प्रत्येक नाटकीय एक्शन का, ड्रामेटिक एक्शन का एक औचित्य होना चाहिए, उसका अपना एक रीजन होना चाहिए, उसका अपना एक कारण होना चाहिए, उसको एक तार्किक होने की आवश्यकता है। अब इस बात को मेयर होल्ट अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अपनी तरफ तरीके से उसको वो रखने की कोशिश करते हैं, वो अपने तरीके से रखते हैं। वो महसूस करते हैं कि स्टेनिस्लावस्की का जो अभिनेता है वो इनर लाइफ पर अधिक जोर देता है, वो आंतरिक जीवन पर ज्यादा जोर देता है, इनर लाइफ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है बजाय कि फिजिकल के। वो रीजन तो एक्सेप्ट करते हैं मेयर होल्ट भी कि रीजन होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि उसके लिए इनर लाइफ पर कंसंट्रेट करने के बजाय उसको फिजिकल दिखाना चाहिए। वो कहते हैं कि अभिनेता जो है स्वाभाविक रूप से सोचना, महसूस करना और याद रखना जानता है। सोचना, महसूस करना और याद रखना वो जानता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कैसे इस सोचना, महसूस करना और इमोशन को अपने शरीर और आवाज से नाटकीय अभिव्यक्ति प्रदान किया जाए। ये जो हम सोचते हैं, ये जो हम महसूस करते हैं, इसको कैसे अपने शरीर से और अपनी आवाज के माध्यम से कैसे उसे एक नाटकीय एक्शन में बदल दें, कैसे उसे हम नाटकीय अभिव्यक्ति प्रदान करें, कैसे हम उसे प्रदर्शन के रूप प्रदर्शित करने की क्षमता कैसे उसमें लाएं। तो ये अभिनेता के तौर पर जो है ये कमी है, वो अंदरूनी दुनिया में ही खोया रहता है, बल्कि अभिनेता को चाहिए कि वो फिजिकली उसको कैसे प्रेजेंट करे, इस पर काम करे। और ये चीज वास्तव में अभिनेता के इस कौशल की, अभिनेता में इसी कौशल के विकास की आवश्यकता है।
मेयरहोल्ड इसी कौशल के विकास की तरफ बात करते हैं और इसी क्रम में मेयरहोल्ड अपने अभिनेता को विविध शारीरिक कौशल का प्रशिक्षण देते हैं। तरह तरह के शारीरिक फिजिकल स्किल का वो ट्रेनिंग देते हैं। उसमें जैसे संतुलन, बैलेंस, कंट्रोल, एक्सप्रेसिव एबिलिटी, ये सब महत्वपूर्ण है। इस सब का वो प्रशिक्षण देते हैं। मेयरहोल्ड के प्रशिक्षण में बैले, म्यूजिक, बैले मतलब नृत्य नाटिका जिसको कहा जाए, वो संगीत, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, कलाबाजियां जिसको कहते हैं हम लोग, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, जगलिंग, कई 2, 3, 4 बॉल को लेकर के उछालने वाला जो एक करतब होता है, या कई चीजों को हवा में उछाल उछाल करके पकड़ने की, वो उस तरह की जगलिंग। पेंटोमाइम, किसी वस्तु के हुए बिना भी हम किसी वस्तु का जो माइम करते हैं, पेंटोमाइम। डिक्शन, उच्चारण, और ध्वनि प्रक्षेपण जिसको वोकल प्रोजेक्शन कहते हैं। इन सब को वो अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाते हैं। इस सब अभिनेता के इन पार्टों के ऊपर वो मेयरहोल्ड ट्रेनिंग कराते हैं और मेयरहोल्ड एक्सरसाइज की एक श्रृंखला विकसित करते हैं अपने अभिनेता के साथ मिलकर, जो रंगमंचीय प्रस्तुति के लिए आधार का काम करे। वो अभ्यास में तो वो शारीरिक दक्षता के लिए अभ्यास का काम करे और वो आगे बढ़कर के रंगमंचीय प्रस्तुति में आधारभूत तत्व का काम करे। तो इस तरह से मेयरहोल्ड अपने अभिनेता के साथ काम करते हैं। मेयरहोल्ड विज्ञान, टेक्नोलॉजी और किनेसियोलॉजी फिजियोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें फिजियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें मैकेनिक्स और एंड एनाटॉमी का रिलेशन जो ह्यूमन मूवमेंट के संबंध में, उसका अध्ययन किया गया है। वो कैसे कोई शरीर गतिमान होता है, इसके ऊपर वो विशेष रूप से अध्ययन किया गया। जो पार्ट है उसको किनेसियोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को और किनेसियोलॉजी को मिला करके वो एक रंगमंच का अभ्यास, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने जो एक पद्धति विकसित किया, जो सहज रूप में स्टेज मूवमेंट और कार्य क्षमता के विस्तार देने के आधार पर विकसित हुआ था। इस सब को मिलाकर के उन्होंने एक पद्धति विकसित किया। 1922 में यह बायोमैकेनिक्स के नाम से सार्वजनिक हुआ। ये जो पद्धति है 1922 में पहली बार इसको पब्लिकली ओपन किया गया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हमने पिछले कक्षा में भी चर्चा की है इसके संबंध में। तो ये बायोमैकेनिक्स जो है, ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी और किनेसियोलॉजी, इन सबको मिला करके, इन सब के प्रभाव पर भी हमने पिछले कक्षा में चर्चा किया, तो उन सबसे मिल करके बना है। ये जो है बायोमैकेनिक्स, ये एक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रक्रिया को, एक्टिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉडी की प्रक्रिया को मैकेनिक को यांत्रिकता को व्यवस्थापित करता है, व्याख्यायित करता है। दरअसल इसको समझने की कोशिश करें कि जो ये जो एक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके मैकेनिक्स को, इसकी यांत्रिकता को व्याख्यायित करने का काम करता है बायोमैकेनिक्स। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये तो जीवित है, ये तो मृत है नहीं, लेकिन इसकी अपनी एक यांत्रिकता भी है। जैव
यांत्रिकी इसीलिए बना है कि क्योंकि वह जीवित भी है लेकिन उसमें एक यांत्रिकता भी है, तो उस यांत्रिकता को, उस मैकेनिज्म को, उस मैकेनिक्स को जो वो व्याख्यायित करता है। अभिनय के प्रदर्शन के संबंध में यह व्याख्यायित करता है बेसिकली उसको। तो इस तरह से अगर हम इस बात को समझें कि अभिनय के प्रदर्शन के संबंध में जो उस एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, प्रदर्शन का एक इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझने का, उसको इंटरप्रेट करने का, उसको व्याख्यायित करने का जो काम जिस सिद्धांत के अंतर किया गया वो बायोमैकेनिक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो जाना गया। तो यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मेयरहोल्ड की एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, एक बात है, वो कहते हैं कि दुनिया की तमाम कलाएं वो अपने मटेरियल, अपने सामग्री के व्यवस्थापन से निर्मित होता है। जैसे मूर्ति बनना है तो उसका अपना मटेरियल है, पत्थर है, लकड़ी है। अगर पेंटिंग बननी है तो उसके लिए कैनवास है, रंग है। तो उसी तरह से अभिनय की जो कला है यह भी अपने सामग्री के व्यवस्थापन से निर्मित होता है। तो इस विषय पर चर्चा करते हुए हम लोग थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो बायोमैकेनिक्स है मेयरहोल्ड की, ये एक फ्रेंच एक्टर हुआ करते थे, कॉन्स्टेंट बेनवा कोकेलन। कॉन्स्टेंट बेनवा कोकेलन, ये जो फ्रेंच एक्टर थे, इनकी एक एक्टिंग थ्योरी थी, एक्टिंग थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट बेनवा कोकेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि अभिनेता जो है वो दोहरा व्यक्तित्व है, डुअल पर्सनालिटी। क्या, कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस आइडिया को मेयरहोल्ड कहीं ना कहीं बोरो किया, वहां से वो उससे प्रभावित हुए हैं। तो कैसे प्रभावित हुए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभिनेता जो वो दोहरा व्यक्तित्व है, कैसे, वो कहते हैं, कोकेलन, फ्रेंच एक्टर जो हैं बेनवा कोकेलन, वो कहते हैं कि पहला वह स्वयं जो प्रस्तुत करता है, मतलब वह पहला व्यक्ति तो वह है जो प्रस्तुत करने वाला है, जो बनाने वाला है, और दूसरा वह जो स्वयं यंत्र है। तो एक्टर जो प्रस्तुत करेगा वो तो अलग से तो कुछ, वो मूर्तिकार तो है नहीं कि मूर्ति पर अपनी कला को प्रस्तुत करेगा। एक्टर है तो वो प्रस्तुत करेगा किस यंत्र के ऊपर। कोई संगीतकार, कोई पियानो वादक अगर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा तो वो पियानो पर करेगा, लेकिन अगर एक्टर को अपनी कला का प्रदर्शन करना है तो वो स्वयं के ऊपर ही करेगा, अपने शरीर पर करेगा, तो वो शरीर ही उसका यंत्र है। तो इसी बात को बेनवा कोकेनल जो है कहते हैं कि एक्टर के दो पर्सनालिटी होते हैं, दोहरे चरित्र होते हैं, वो दोहरे व्यक्तित्व होते हैं, वो डुअल पर्सनालिटी का होता है। एक वह जो प्रस्तुत करता है और दूसरा वह जो स्वयं में तंत्र है, यंत्र है। तो मेयरहोल्ड जो है या बेनवा कोकेलन की जो थ्योरी है इसको उधार ले लिया, और उधार ले करके उन्होंने इसे एक बीज गणित के सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। n बराबर, अगर हम इसको समझें ऐसे, n बराबर a1 प्लस a2,
ये जो है n बराबर A1 प्लस A2, n बराबर A1 प्लस A2, ये जो सूत्र के रूप में, बीजगणित के सूत्र के रूप में इसको मेयरहोल्ड कहते हैं। n बराबर A1 प्लस A2, जहां n अभिनेता है, n जो है वो अभिनेता है, जो दो सेल्फ यानी दो व्यक्तित्व, दो पर्सनालिटी बनता है, पहला A1 और दूसरा A2। तो A1 वो पहला पर्सनालिटी या पहला व्यक्तित्व है या पहला सेल्फ है जो इंस्ट्रूमेंट का प्लेयर है, जैसे पियानो वादक होता है। तो वो वादक जो है, जो प्लेयर है, वो जो मूर्तिकार है, वो जो रचनाकार है, निर्माता है, वो A1 है। A1 का क्या काम है? उसका काम है आइडिया को कंसीव करना। ये अभौतिक एक्टर है, मेटाफिजिकल एक्टर इसको बोलते हैं। यह आइडिया को कंसीव करता है। और A2, अब A2 क्या है इसे समझने की जरूरत है। A2 यह दूसरा सेल्फ है, दूसरा पर्सनालिटी है, दूसरा व्यक्तित्व है, जो शारीरिक रूप का अभिनेता है। अभी जो A1 ने जो आइडिया कंसीव किया कि मुझे यहां पर श्रृंगार का भाव प्रकट करना है, तो ये आइडिया जो कंसीव किया वो A1 ने कंसीव किया। लेकिन अब उसको शारीरिक रूप कौन देगा? वो देगा A2। ये दूसरा सेल्फ है, दूसरा व्यक्तित्व है, जो शारीरिक रूप का अभिनेता है, जो आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटर है, निष्पादक है, जो कार्यान्वित करता है। एक्शन जो 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 हमने आइडिया कंसीव किया उसको जो एक्शन में ला करके सामने रखता है, तो वो दूसरा जो है वो A2 है। A1 का सेल्फ कैसे मजबूत होगा, कैसे ताकतवर होगा, वो कैसे उसका प्रशिक्षण होगा, उसके ऊपर बात करते हुए मेयरहोल्ड कहते हैं कि A1 का जो सेल्फ है, ये स्व की जो तलाश है, अपनी जो तलाश, उससे, और जीवन के जो अनुभव है उससे, और कल्पना शक्ति जो है इससे, इन सब से A1 जो कंसीवर है, जो आइडिया को कंसीव करता है, वो तैयार होगा, वो मजबूत होगा, वो तैयार होगा। और A2 जो है वो सेल्फ, A2 जो दूसरा व्यक्तित्व है, जो शारीरिक एक्टर है, जो शारीरिक रूप का एक्टर है, जो एग्जीक्यूटर है, इसको तैयार करने के लिए विविध तरह के शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, और इससे वो मजबूत होगा और लचीला हो। मेयरहोल्ड कहते हैं कि A1 पूर्वाभ्यास में, रिहर्सल के दरमियान A1 किसी चीज को तय करता है और A2 उसको निष्पादित करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको कार्य रूप देता है। A1 तय करता है कि इस सीन में मुझे ये कलम उठाना है, ये तय किया A1, और A2 उस कलम को उठाता है। A1 ये भी तय करता है कि उस कलम को किस तरह से उठाना है, और A2 उस कलम को उठा करके उसी तरह से रखता है। तो ये रिहर्सल में होता है। लेकिन जब प्रदर्शन होता है
तो A1 ने तो तय कर दिया है, तो तय किया तो वो जो विचार, वो कंसीव, वो आइडिया, वो भाव जो है, अब जो आएगा वो A2 के एक्शन के बाद आएगा। अब यहां A1 तय नहीं करेगा कि उठाना है, अब A2 को पता है किसको उठाना है और ये ऐसे रखना है। तो इस ऐसे रखने से A1 ने जो सोचा था कि ऐसे रखने से क्या आने के लिए ऐसे रखना है, वो चीज आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसे रख रहा है A2 उठा करके, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे अच्छा किस बात के लिए A1 ने कहा था। तो रिहर्सल में, पूर्वाभ्यास में A1 लीड करता है और प्रदर्शन में A2 लीड करता है, A1 उसके पीछे चलता है। अब मान लीजिए कि कोई एक कैरेक्टर है, उसके हिसाब से A1 ने एक मूवमेंट तय कर दिया और अभिनेता उसको ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। उसे उस मूवमेंट को वो उसके लिए वो जो हमने सोचा कि ये जो कलम उठाऊंगा और इसको लगाऊंगा तो इसको लगाने से सोचने जैसा कुछ आना चाहिए। तो अब ये तो A1 ने तय कर दिया। अब A2 ने इस तरह से उठा करके और उसको कुछ किया जो, तो इससे वो नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि A2 अगर उसे रूपांतरित करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, उसे फिजिकल रूप देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो ठीक है कि हमारे मन में जो अभिनेता है वो खुद ही सोच लेगा कि मैं सोचने के लिए इस तरह का एक्शन किया था, लेकिन ये बात दर्शक तक कन्वे नहीं हो पाएगा। वो कैथारसिस जो है वो एक्टर के भीतर ही रह जाएगा, वो कैथारसिस किसी भी कीमत पर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो अभिनेता A2 जो है वो शारीरिक रूप से और आवाज के स्तर पर, दोनों स्तर पर अप्रशिक्षित है, इसलिए उन चीजों को वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पा रहा है उसको। और इन सब के बावजूद एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मेयर होल्ट जो पूरे के पूरे बायोमैकेनिक्स के पीछे आइडिया ही थी कि वो रियलिज्म के अगेंस्ट एक आर्ट फॉर्म शुरू कर रहे थे, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा आगे बढ़ते हुए भी इस बात पर पूरी तरह से अडिग हैं। मेयर होल्ट मानते हैं और कहते हैं कि कला जो है जीवन की फोटोस्टेट कॉपी नहीं है, वो छाया प्रति नहीं है, बल्कि कला जो है एक इसका अपना एक ड्रामेटिक ट्रुथ होता है। आर्ट में एक ड्रामेटिक ट्रुथ होता है जो शामिल होता है, तभी वो आर्ट है। वो लाइफ की कॉपी नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। कला क्योंकि कला जो है एक सचेत प्रयत्न है, एक कॉन्शियस एफर्ट है, जिसमें अभिनेता स्वयं चुनाव करता है कि उसकी परिकल्पना कैसे सबसे बेहतर रूप में अभिव्यक्त हो। वो क्या करे कि वो जो सोचा है वो सबसे बेहतर रूप में अभिव्यक्त हो सके। तो ये एक सचेत प्रयत्न है, इसलिए उसमें एक ड्रामेटिक ट्रुथ होता है, वो ड्रामेटिक ट्रुथ होना चाहिए। तो जो एक्शन और ये सारी चीजें जो बात हो रही है, इसे फिर से रियलिज्म के फ्रेम में बैठा करके देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि मेयर होल्ट पूछते हैं कि थिएट्रिकल क्या है, तो इस तरह की चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हुए बायोमैकेनिक्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभिनेता जो है एक ही समय में
व्यवस्थापक यानी ऑर्गेनाइजर है और मटेरियल भी होता है। अभिनेता के साथ संकट यही है, इसकी जो कला है इसमें यही है, ये अपने आप में तलवार की धार पर चलने जैसी दशा जो है इस आर्ट फील्ड में, कि वो ऑर्गेनाइजर भी वही है और मटेरियल भी वही है, और एक ही टाइम में ऑर्गेनाइज भी कर रहा है और प्रदर्शित भी कर रहा है, एक ही टाइम में आइडिया कंसीव भी कर रहा है और एग्जीक्यूट भी। ये सारी चीजें जो है ये एक तलवार के धार पर चलने जैसी है। और ये अभिनेता की डुअल पर्सनालिटी की जो चर्चा है, जो फ्रेंच एक्टर ने किया था, कोकेलन ने, बेनवा कोकेलन ने जो डुअल पर्सनालिटी की चर्चा की थी और जिसे कंसीव करते हैं मेयर होल्ट, तो वो यही था। अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक चर्चा करना जरूरी है। 1933 में मेयर होल्ट की कक्षा को बराबर लोग विजिट करने आते थे, देखने समझने के लिए, क्योंकि एक नई कला, एक नए तरह के सिद्धांत को गढ़ा जा रहा था, एक नई अवधारणा विकसित हो रही थी, तो पूरी दुनिया से लोग घूमते हुए आते थे और समझने की कोशिश करते थे कि क्या है। वो आकर के ऑब्जर्वेशन करते थे, कुछ कक्षाओं में बैठा करते थे, देखा करते थे, जिसके बारे में कल हमने मेरे नीति के बारे में जाना था। और इसी तरह से उनकी कक्षा को देखने के लिए आंद्रे वेन जिस गेम जाते हैं, और वो देखने के बाद, कक्षा देखने के बाद अपनी एक बात वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक अभिनेता को निश्चय ही संपूर्ण शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग देखने के बाद ये आंद्रे वेन जिसगेम कह रहे हैं कि एक अभिनेता को निश्चय ही संपूर्ण शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक यंत्र की तरह प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसके मतलब अभिनेता के शरीर और मस्तिष्क के बीच एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मस्तिष्क जो सोचता है, उसका शरीर उस चीज को, मस्तिष्क जो महसूस करता है उसे निश्चय ही शरीर से अभिव्यक्त करने की में सक्षम होना चाहिए उस अभिनेता को, चाहे वह मूवमेंट के माध्यम से कर पाए या नॉन मूवमेंट के माध्यम से कर पाए, लेकिन उसको, उसके शरीर को जो महसूस कर रहा है, जो सोच रहा है, जो आइडिया को कंसीव कर पा रहा है, उसका मस्तिष्क उसको सामने लाने में सक्षम होना ही चाहिए। यह अभिनेता का थंब कहा जाए कि एक रूल, एक बुनियादी तैयारी उसका तो इस तरह का होना ही चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, मतलब इस लक्ष्य में मतलब क्या, जो मस्तिष्क ने महसूस किया, जो शरीर को अभिव्यक्त करना है, तो ये जो अभिव्यक्त करने का जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने में, इसको सिद्ध करने में अभिनेता का शरीर निश्चित रूप से संतुलन की अवस्था में रहना चाहिए और लगातार उसे सामंजस्य करते रह चलना चाहिए, एडजस्ट करते चलना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थिति में वो शरीर जाएगा, लेकिन वो संतुलित रहेगा। संतुलित रहना उसका बहुत जरूरी है और भिन्न भिन्न स्थिति में वह सामंजस्य स्थापित करते रहे, एडजस्ट होता चलना चाहिए। ये जरूरी है अधिकतम अभिव्यक्ति के लिए, व्यंजनात्मकता के लिए, अभिव्यंजनात्मकता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एडजस्टमेंट एंड बैलेंस। अब
शरीर ही मशीन है जैसा हम जान पाए, और अभिनेता ही उसका संचालक है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स के ऊपर जो अमेरिकी वैज्ञानिक और उद्योगपति और मैकेनिक इंजीनियर टेलर के मोशन इकोनॉमी के सिद्धांत का जो प्रभाव को समझने की कोशिश की, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा इनके ऊपर जो था उसमें यह था कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो है, दरअसल क्या किया था टेलर ने, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को अलग कर दिया था, करेक्ट पोजीशन कर दिया था, अलग करके करेक्ट पोजीशन किया और रिदम और स्टेबिलिटी को लेकर के आए। ये सब उन्होंने टेलर ने अपने स्किल्ड वर्कर के लिए डेवलप किया था, और इसको मेयरहोल्ड ने अपने अभिनेता के लिए लेकर के आते हैं। टेलर जो है वर्क साइकिल की बात करते हैं और मेयरहोल्ड जो है उसी को एक्टिंग साइकिल के लिए बना लेते हैं, जिस पर हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा भी की है। एक अध्ययन किया गया मूवमेंट और आराम के बीच का संबंध जो है, इसको लेकर के एक अध्ययन किया गया, मूवमेंट और आराम, इसके बीच की स्थिति को लेकर के। और जो वर्कर या मेयरहोल्ड का एक्टर है वो जान पाया, मतलब इस अध्ययन में ये जाना गया कि वो मूवमेंट और आराम के बीच की जो स्थिति क्या है, ऐसी कौन सी है जिसमें कि कम ताकत में अपना बेहतरीन प्रदर्शन वर्कर कर सकता है या अभिनेता कर सकता है। तो इस बात को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया, और टेलर जो है वर्क एफिशिएंसी के साथ क्या करते हैं कि मेयरहोल्ड टेलर का जो टेलर इकोनॉमिस्ट, टेलर जो अमेरिकी उद्योगपति थे, जिन्होंने मोशन को लेकर के और मोशन इकोनॉमी को लेकर के जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसमें जो वर्क एफिशिएंसी को लेकर के जो बात थी उसको मेयरहोल्ड ग्रहण कर लेते हैं, जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है कि वहां से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा करके और करेक्ट पोजीशन क्या होगा, रिदम और स्टेबिलिटी, इस सब का जो जांच करके इस सब को जो ग्रहण किया, जिससे ये जाना जा सका कि कम ताकत में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सकता है, जिसको टेलर ने अपने वर्कर्स के स्किल को डेवलप करने के लिए काम में लाया था और मेयरहोल्ड ने इसको एक्टिंग में लाया। तो इस वर्क इफिशियंसी को बेनवा कोकेलन फ्रेंच अभिनेता, जिन्होंने डुअल पर्सनालिटी के सिद्धांत को रखा था, एक्टर के डुअल पर्सनालिटी के सिद्धांत को, जिस पर अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले चर्चा की है। तो इस दोनों को कंपेयर किया और मिला दिया कि A1 और A2 जो है वह अभिनेता का मशीन संचालक और मशीन है। A1 जो है वो मशीन संचालक है, मिस्त्री है, और A2 कौन है, वो मशीन है। अब कहते हैं कि यदि फैक्ट्री वर्कर, टेलर ने जैसे कहा कि यदि फैक्ट्री वर्कर अपने मशीन के कार्य क्षमता को कुशलता पूर्वक जान ले तो उत्पादन पर जरूर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। अगर उसे अच्छी तरह से पता है कि उसका मशीन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो बेहतरीन काम करेगा, इसको वो अगर बेहतर तरीके से जान लेता है तो निश्चित तौर पर उत्पादन पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अब मेयरहोल्ड ने इसको देखा इस तरह से कि अभिनेता अपने इंस्ट्रूमेंट को, अर्थात अपने शरीर की जटिलता को बेहतर समझ ले तो वह रंगमंचीय एक्शन
को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। क्योंकि अगर वर्कर मशीन को ठीक ढंग से समझता है तो वो बेहतर प्रोडक्ट ला सकता है। उसी तरह से एक्टर का भी मशीन क्या है, शरीर ही है, जिस पर हमने इतनी चर्चा की है। तो इसकी जटिलता को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अगर अच्छे से समझ ले तो वो अपना प्रोडक्ट, उसका एक्टर का प्रोडक्ट क्या है, ड्रामेटिक एक्शन, तो उस ड्रामेटिक एक्शन को बेहतर तरीके से मंच पर प्रस्तुत कर सकता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से ला सकता है। एक बार यदि अभिनेता शरीर के यांत्रिक सिद्धांत को, मैकेनिकल प्रिंसिपल को समझ ले और इस सिद्धांत का प्रयोग वह प्रत्येक एक्शन में करता है, तब वह मात्र काम नहीं, काम से आगे बढ़कर अभिव्यक्ति करना आरंभ कर देता है। इस तरह के अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के लिए उसे ध्यानपूर्वक किनेसियोलॉजी जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, फिजियोलॉजी का जो पार्ट है, के अध्ययन की आवश्यकता होती है। और मूवमेंट को सतत तोड़ने और इसकी प्रक्रिया का अध्ययन करते रहना जरूरी है। मूवमेंट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ, कि उसको हम लोग थोड़ा और आगे भी समझेंगे कि मूवमेंट को तोड़ने की क्या बात कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जो काम है, काम से आगे बढ़कर के जो अभिव्यक्ति में ट्रांसलेट होने की जो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको किनेसियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, मूवमेंट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की जरूरत है। जब एक एक्शन को अलग अलग हिस्से में तोड़ा जाता है, तब मांसपेशियां नई तरह से घुमाव, मूविंग सीखता है। हाथ से अगर पूरा का पूरा, कंधा से अगर हमने हाथ को घुमाया तो हमारी सिर्फ यहां की मांसपेशी एक तरह के, लेकिन अगर हमने इसको यहां से, कंधे से, अब इसको एक और तोड़ा तो हमारी ये मांसपेशियां एक अलग तरह के घुमाव को सीखना, और इसको और तोड़ दिया और फिर उंगलियों से, फिर इससे, तो अलग अलग तरह के मांसपेशियों को जो है अलग अलग तरह के घुमाव, अलग अलग तरह की मूविंग सीखने का मौका मिलता है। और ये सीखना जो होता है, इसको लगातार आपको बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। अगर आप बार बार नहीं दोहराएंगे तो वो मांसपेशीय याद में शामिल नहीं हो सकेगा। तो बार बार जब दोहराएंगे आप, तो ये मांसपेशीय याद में जब शामिल हो जाएगा तो ये स्मूथ होगा, नहीं तो स्मूथ नहीं हो पाएगा। इसे मेयर होल्ड कहते हैं, जब एक एक्सरसाइज को छोटे असंबद्ध, मतलब छोटे टुकड़े में तोड़ दिए, ये पूरा कंधा से हाथ घुमाने से अलग है सिर्फ कहने, या सिर्फ एक उंगली के एक पोर को ही घुमाना, ये पूरे कंधे से अलग ही एक छोटा सा काम है। तो ये छोटे छोटे, अब सिर्फ उंगली का इतना हिलाना, फिर इतना हिलाना, फिर ये इतना हिलाना, और फिर इतना हिलाना, फिर इतना हिलाना, फिर इतना, तो ये छोटे छोटे श्रृंखला, जिसका आपस में छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसको हमने श्रृंखलाबद्ध करके एक चैन के रूप में दे दिया। तो इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि मेयर होल्ड कहते हैं कि संगीतकार जो होता है वो संगीत को छोटे छोटे टुकड़े में सीखता है, फ्रेज बाय फ्रेज सीखता है, और इस फ्रेज बाय फ्रेज को जोड़ करके बिना टूटे हुए रूप में प्रस्तुत करता है जब वो प्रदर्शन कर रहा होता है। तो इसी तरह से अभिनेता को भी करना चाहिए, उससे छोटे छोटे टुकड़े में चीजों को तोड़ करके समझना चाहिए मूवमेंट को, और फिर उसे जब प्रदर्शन करना है तो एक साथ जोड़ करके करने की बात करते हैं। अब जब मानव कोई मूवमेंट करता है ना, इस पर हमने थोड़ी सी कल चर्चा की थी, आज भी थोड़ी सी इस पर चर्चा जरूरी है। तो
मूवमेंट को करने के लिए एक पहले तैयार करने की जरूरत होती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको कांटी ठोकना, तो आप पहली बार में ही कांटी देखते हैं, पहले हथौड़े पीछे ले जाते हैं, फिर मारते हैं। तो ये पीछे ले जाना जो है, ये तैयार करना है खुद को। ये आप कल जैसा हमने एग्जांपल लिया था कि कूदने से पहले थोड़ा बैठते हैं, तो ये जो बैठना है ये तैयार करना, ये ह्यूमन का जो मूवमेंट है, इसका जो है ये कहा जाए कि फंडामेंटल लॉ है। ये फंडामेंटल लॉ है, इस तरह से होता ही होता है। तो किसी भी मूवमेंट को, जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि मेयर होल्ड 3 हिस्से में तोड़ते हैं पहले, जिसकी पिछली कक्षा में हमने चर्चा की है। अब उससे भी आगे थोड़ी बढ़ करके चर्चा करने की जरूरत है कि जब वो मूवमेंट के चैन की, जिसकी हमने अभी चर्चा की, तो इस सब को बनाने के लिए वो एक वोकेबुलरी, एक शब्दावली का निर्माण करते हैं। इसको एक्टिंग साइकिल के नाम से वो बोलते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को करना और फिर इसको जोड़ना जो है, ये मूवमेंट का छोटा छोटा टुकड़ा करके और फिर उसको जोड़ने का काम, ये एक्टिंग साइकिल के नाम से बोलते हैं वो। और इस एक्टिंग साइकिल को लेकर के वो कुछ वोकेबुलरी, कुछ शब्दावली डेवलप करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। उस शब्दावली को हम लोग जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला शब्दावली जो है, जिसको हम कल भी जाने थे, वो ओटकाज, OTKAZ, ओटकाज। ओटकाज क्या है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि किसी भी एक्शन को शुरू करने से पहले जो आप तैयार होते हैं, दैट इज ओटकाज। इसके लिए ये मेयर होल्ड कहते हैं कि ओटकाज बहुत जरूरी चीज है कि ये किसी भी एक्शन को पूरा होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को जमा करने का जो काम करता है वो ओटकाज करता है। आप कोई भी एक्शन सोच सकते हैं। आप मान लीजिए उठने के लिए सोचें, आपको उठना है, बस जहां आप बैठे हैं उठना है, तो हो सकता है कि पहले आप थोड़ा झुकें फिर उठें, या आप कुछ भी ना करेंगे तो एक गहरी सांस जो लेंगे वो भी ओटकाज होगा। उठने के लिए आप एक पल के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, शरीर को रोकेंगे, गहरी सांस लेंगे, थोड़ा आगे पीछे या झुकेंगे, कुछ भी करेंगे, वो ओटकाज होगा। ये क्या है कि हमें एक एक्शन को पूरा करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को कंज्यूम, उस एनर्जी को अपने हिसाब से एनर्जी को लेने का जो काम करता है वो ओटकाज करता है। दूसरा है पोसिल, POSYL, पोसिल। ये काम का मुख्य हिस्सा है। ओटकाज को ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे ओटकाज में ऐसा ही था ना कि जैसे कि तीर अगर चलाना हो तो पहले कमान, वो रस्सी को पीछे खींचना पड़ता है तीर चलाने के लिए, फिर छोड़ना पड़ता है। तो ये पीछे खींचना तो ओटकाज है, लेकिन ये छोड़ना जो है, ये छोड़ दिए हम जब, तो ये पोसिल हुआ, ये काम हुआ, पोसिल हुआ। और ये छोड़ दिए तो फिर जो जहां कार्य समाप्त हुआ, जहां कार्य पूर्ण हुआ, उसको टोक्का कहते हैं। TOCKA, टोक्का। ये जहां एक्शन समाप्त होता है। ये कल हमने इस 3 पर कल भी चर्चा की थी, और 2 वोकेबुलरी और 2 शब्दावली और उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक है टोरमोज, TORMOZ, ये ब्रेक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दौड़ते हुए जाते हैं और बीच में एक कुर्सी है और आपको उछल करके कुर्सी पर खड़ा होना है।
तो आप दौड़ते हुए जाएंगे और उछलने से पहले अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, आप टोरमोज नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो आप कुर्सी पर खड़ा नहीं हो सकते, बल्कि आप कुर्सी समेत गिरेंगे या कुर्सी आगे पीछे होगी, अभिनेता कभी उस पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये जो ब्रेक लगाना है, दैट इज टोरमोज। ये टोरमोज हुआ। और इसके बाद एक जो लास्ट है वो है पोजा, PAUZA, पोजा। ये सारे शब्दावली रसियन शब्दावली हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ओटकाज, पोसिल, टोक्का, टोरमोज और पोजा। पोजा पोजा एक कार्य के समाप्त होने और दूसरे कार्य के शुरू होने के बीच की जो विराम अवस्था है वो पोजा है। पॉज, पॉज जैसा जो एक ध्वनि आ रहा है ना पोजा से, पॉज वही है कि मान लीजिए कि एक कार अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई है और वो रुक गई है, तो वो विराम अवस्था जो ये पोजा है। अब वो इंतजार में है कि आगे ड्राइवर उसको कहां लेकर के जाएगा, कहां बढ़ाएगा, तो दैट इज पोजा। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक बड़ा सा लवादा नुमा एक सिल्क का कपड़ा पहन रखा है और हम चल करके आते हैं और रुकते हैं। हम तो रुक गए, हमने तो ब्रेक लगा लिया, लेकिन वो जो फ्लो है, वो जो बहाव है, वो बहाव वाला जो कपड़ा है वो एक सर्टेन में टाइम लेकर के रुकेगा। तो ये रुकने की जो स्थिति होगी वो पोजा होगी। अब ये रुक गया, अब हम वो इंतजार में है कि आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका एक्शन क्या हो, तो दैट इज पोजा। तो इस तरह के शब्दावली का प्रयोग मेयर होल्ड अपने बायोमैकेनिक्स में करते हैं। और एक चीज और जो जानना जरूरी है वो है डेक्टिल। एक्चुअली कल हमने चर्चा की थी एट्यूड्स के बारे में थोड़ी सी, जो जैव यांत्रिक अध्ययन के छोटे छोटे श्रृंखलाओं का निर्माण कर मेयर होल्ड ने एट्यूड्स नाम दिया था, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की है। और तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका तकनीकी आधार पर इसकी रचना की जाती है, टेक्निकली यही इसकी रचना की जाती है, जो एक तरफ तकनीक के अभ्यास में प्रयोग होता है, टेक्निक डेवलपमेंट के लिए, उसके टेक्निक डेवलपमेंट के लिए और टेक्निक को इनबिल्ट करने के लिए एक्सरसाइज के तौर पर, टेक्निक को स्मूथ करने के लिए एक्सरसाइज के तौर पर तकनीक के अभ्यास के रूप में प्रयोग होता है। तो दूसरा तरफ इसका आर्टिस्टिक वैल्यू भी, दूसरी तरफ उसका आर्टिस्टिक वैल्यू भी है। कल हमने ओथेलो वाला एक एग्जांपल लिया था, यागो वाला, कि एक शारीरिक भंगिमा से कैथारसिस पूरी कहानी को के एसेंस को कह देने का जो है, तो ये जो है इसको कहते हैं एट्यूड्स, जिसका एक तरफ तो तकनीकी अभ्यास में प्रयोग होता है तो दूसरी तरफ इसका आर्टिस्टिक वैल्यू के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी एट्यूड्स जब होता है तो जैसा कि हमने जाना कि कोई भी मूवमेंट होने के पहले एक तैयारी होती है, ऑटकाज जिसको हम कहते हैं, और मूवमेंट समाप्त होता है जिसको हम लोग कहते हैं टोक्का, और बीच में जो होता है वो पोसिल होता है। तो अगर एट्यूड्स को पोसिल मान लिया जाए, पोसिल, तो ओटकाज और टोक्का ये जो होगा, मतलब जो अभ्यास, जिस अभ्यास से एट्यूड्स शुरू होगा और जिस अभ्यास से एट्यूड्स समाप्त होगा, उस अभ्यास का नाम डेक्टिल कहा गया है। उसको डेक्टिल के नाम से जानते हैं, डेक्टिल नाम बोला है मेयर होल्ड ने। और इसके अनेक
अभ्यास की श्रृंखलाओं को मेयर होल्ड ने बनाया है, जिसमें पत्थर फेंकना, चाकू मारना, चाटा मारना, बहुत तरह के अभ्यास को बायोमैकेनिक्स में उन्होंने रचा है। डैक्टिल को बहुत सारी चीज़ों को रचा है जो कि एट्यूड्स के पहले और बाद में प्रयोग होता है, फिर एट्यूड्स होता है। तो इस तरह से आज हमने बायोमैकेनिक्स के सैद्धांतिक हिस्सों को और उसके तकनीकी शब्दावलियों को, तकनीक को जानने की कोशिश की। अगली कक्षा में हम बायोमैकेनिक्स के अभिनेता के बुनियादी कौशल, बेसिक स्किल क्या होना चाहिए, बायोमैकेनिक्स का जो एक्टर होगा उसका बेसिक स्किल क्या हो, बुनियादी कौशल क्या हो, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अगर समय मिला, समय बचा तो कंस्ट्रक्टिविज्म पर भी चर्चा करेंगे।